ब्रोंकिएक्टेसिस जैसा कि नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसकी डेफिनेशन अवेलेबल है। एक्टेजिया का मीनिंग ऑलवेज डायलेशन होता है। तो डेफिनेशन क्या हुई फिर? एबनॉर्मल, परमानेंट, इस परमानेंट को फोकस करना, मैंने टेम्परेरी नहीं बोला, परमानेंट बोला। डायलेशन किसका? ब्रोंकाई का। और किसी का? यस, ब्रोंक्यूल्स का। ठीक है ना। तो एक रेस्पिरेटरी ट्री होती है जो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में, लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ब्रोंकिएक्टेसिस परमानेंट डायलिटेशन है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का। और इसकी वजह क्या होती है? वजह होती है डिस्ट्रक्शन। किस चीज का डिस्ट्रक्शन? द आंसर इज ब्रोंकियल वॉल का डिस्ट्रक्शन। ठीक। अब जो ब्रोंकिएक्टेसिस है उसकी एक वजह और भी हो सकती है जिसे हम नाम देते हैं नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शंस। और ये नेक्रोटाइजिंग जो इन्फेक्शंस होते हैं या नेक्रोसिस जिसमें हो जाए, आपने अगर ध्यान से सेल इंजरी पढ़ी होगी, वहां नेक्रोसिस के टाइप पढ़े होंगे, तो आपको ये पता होगा कि ये क्रोनिक सेल इंजरी का एक नतीजा है, एक रिजल्ट है नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन। अच्छा, अब चूंकि इन्फेक्शन वर्ड यहाँ ऐड हो चुका है, तो नेक्रोसिस का रीजन आप लोगों को अपने आप यहाँ से पता चल रहा है कि लंग में कोई इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से नेक्रोसिस हुई, उसकी वजह से परमानेंट डायलेशन हो गया, उसकी वजह से ब्रोंकोक्टेसिस नाम दिया हमने। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। बात समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन के बाद बात करते हैं कि एटियोलॉजी क्या हो सकती है, क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं, कॉज हो सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रोंकिएक्टेसिस हो गया। ठीक। तो जो डायलेशन है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का, वो जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं मसल्स, और जो इलास्टिक टिश्यू है ब्रोंकियल वॉल की, उनके डिस्ट्रक्शन की वजह से पैदा होती है ब्रोंकिएक्टेसिस। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो तरह में, एक ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज और एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। ज्यादातर जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होते हैं वो पोस्ट इन्फ्लामेटरी कॉजेज होते हैं। तो यहां देखते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि पोस्ट इन्फ्लामेटरी ब्रोंकिएक्टेसिस, ये कॉज के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं हम ब्रोंकिएक्टेसिस को। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव किसके बेस पे? कॉज के बेस पे। मार्फोलॉजी के बेस पे जैसे दिखाई देता है, तो हम दूसरे तरीके से डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। पहले यहाँ आप इटियोलॉजी के बेस पे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव का डिफरेंस समझ लो। जैसा कि नाम है इसका पोस्ट इन्फ्लामेटरी, तो ये ज्यादातर डिफ्यूज टाइप का होता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन तो पूरे लंग्स में कहीं भी हो सकता है ना, कोई फिक्स जगह तो होती नहीं है। इसका सबसे अच्छा फीचर क्या है, पहचान क्या है? डाइलेटेशन थ्रू आउट द लंग। पूरे लंग में जितनी भी जगह भी ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स हैं वो सब डायलेट हो जाती हैं। ठीक, थ्रू आउट द लंग। अब इसके अपने आप में कॉज हो सकते हैं। एक तो इटियोलॉजी के बेस पे हमने डिवाइड कर लिया दो जगह, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव। फिर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव की अपनी खुद की इटियोलॉजी है, देखें क्या क्या है। ठीक। तो एक तो हो गई पोस्ट इन्फेक्शियस इटियोलॉजी किसकी? नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव की। दूसरी टाइप की है फोकल नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकिएक्टेसिस। तीसरी जेनेटिक कॉज हो सकते हैं। चौथा इम्यूनो डेफिशिएंसी हो सकती है। जो पोस्ट इन्फेक्शियस है वही है क्रोनिक नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन का नतीजा। ठीक। किस किस के इन्फेक्शन हो सकते हैं? बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया वहां आ गया, स्टेफ ऑरियस आ गया। या फिर वायरस की वजह से पोस्ट इन्फेक्शियस नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव इटियोलॉजी हो सकती है, जैसे एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV, जिसका नाम आपने बहुत बढ़िया से सुना हुआ है।
या फिर फंगल एटियोलॉजी हो सकती है, जैसे एस्पेराजिलस की जो स्पीसीज है वो सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन भी कॉज कर देती है। तो ये पोस्ट इन्फेक्शियस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से परमानेंट डायलिटेशन हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का, जिसे हम ब्रोंकिएक्टेसिस कहते हैं। अब नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में दूसरा है फोकल। फोकल का मतलब होता है फोकाई, एक जगह, जैसे टॉर्च हम लोग जलाते हैं तो टॉर्च में एक जगह फोकस होता है, बाकी आसपास थोड़ी सी रोशनी और होती है। तो फोकस का मतलब क्या हुआ, एक पार्टिकुलर पैच जैसा, एक जगह, एक टप्पा। तो फोकल नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, क्योंकि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के अंडर ही हम इसकी स्टडी कर रहे हैं ब्रोंकिएक्टेसिस। तो ये डेवलप कैसे होता है फोकल वाला, ये कॉम्प्लिकेशन के रूप में डेवलप होता है बच्चों में चाइल्डहुड इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि मीजल्स और परटूसिस, और वो आगे चल के लोकल लेवल पे, फोकल लेवल पे एक पर्टिकुलर जगह पे परमानेंट डायलिटेशन करवा देते हैं ब्रोंकियोल और ब्रोंकाइज का, और उसको हम फिर ब्रोंकिएक्टेसिस नाम देते हैं। लेकिन कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कैटेगरी में। थर्ड होता है जेनेटिक। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, कई बार आप लोग कंजेनाइटल पढ़ते होगे और जेनेटिक पढ़ते होगे। जेनेटिक तब बोलते हैं जब डीएनए में चेंज आ जाए, म्यूटेशन से हो या कोई और रीजन हो, ठीक, क्रोमोसोम में कुछ डैमेज हो जाए। कुल मिला के जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, क्रोमोसोम, इसमें अगर चेंज होने की वजह से कोई बीमारी बन रही है तो वो जेनेटिक डिजीज कहलाएगी। कंजेनाइटल सिंपल एक टर्म है कि बर्थ के टाइम पे जो डिफेक्ट बेबी में प्रेजेंट होते हैं उसे हम कंजेनाइटल एनोमेली कहते हैं, यानी बर्थ के टाइम पे जो डिफेक्ट हो। अब ये कंजेनाइटल एनोमेली एक्वायर्ड भी हो सकती है, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, और जेनेटिक भी हो सकती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर कंजेनाइटल एनोमेली जेनेटिक हो कोई जरूरी नहीं है, वो एनवायरमेंटल भी हो सकती है, लेकिन हर जेनेटिक डिजीज कंजेनाइटल होगी। ठीक है ना। तो क्योंकि वो बचपन से प्रेजेंट होगी, बाई बर्थ प्रेजेंट होगी, तो भाई जेनेटिक, वो तो माँ के पेट से लेके ही आ रहा है ना, तो हमेशा वो कंजेनाइटल तो हो ही गई। लेकिन हर कंजेनाइटल बीमारी जेनेटिक हो ये जरूरी नहीं है, एनवायरमेंटल के किसी इशू की वजह से भी हो सकती है। तो जेनेटिक और कंजेनाइटल में कभी कंफ्यूज मत होना, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं एकदम। और हेरिडिटरी, ये भी बता दूं चलते चलते, हेरिडिटरी का मतलब होता है माँ बाप से बच्चों में अगर आ रही है तो इनहेरिटेंस बोलते हैं उसे। तो ऐसे कहते हैं इनहेरिटेड डिसऑर्डर, मदर टू चाइल्ड या फादर टू चाइल्ड, तो इनहेरिटेड डिसऑर्डर। अगर नहीं आ रहा है तो इनहेरिटेड नहीं है, बट कंजेनाइटल है या जेनेटिक है। तो ये तीन टर्म आप लोगों को कंफ्यूज करते होंगे, बट यहाँ कंफ्यूजन की जगह नहीं बची, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आराम से आप समझो, ठीक है, ध्यान रख रहे हो ना, ऊपर से चल रहे हो ना। हमने टियोलॉजी के बेस पे कितनी कैटेगरीज बनाई हैं, दो, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव। ये कौन सी चल रही है हमारी, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। इसमें इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकिएक्टिस के रीजन मैंने बता दिए, फोकल वाला रीजन बता दिया मैंने कि चाइल्डहुड इन्फेक्शन हो जाए जैसे मीजल्स और परटूसिस, तो आगे चल के ये कारण बन जाते हैं ब्रोंकिएक्टिस का। और जेनेटिक कॉज में एक होता है कार्टर जीनर सिंड्रोम या फिर इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम। इसमें बाकायदा एक ट्रायड मिलता है, ट्रायड का मतलब तीन चीजें, एक दो तीन। एक तो ब्रोंकिएक्टेसिस ही होगी जिसका हम अभी स्टडी कर रहे हैं, दूसरा इस पेशेंट में क्या होगा, साइनोसाइटिस मिलेगी ऑलवेज, और तीसरा इसके जो चीजें लेफ्ट में होनी चाहिए, जो ऑर्गेन जो स्ट्रक्चर लेफ्ट में होना चाहिए वो राइट में होंगे। इसको स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है जिसे हम कहते हैं साइटस इनवर्सस। होता नहीं है बहुत से लोगों में, लेफ्ट जो होता है हार्ट हमारा, वो ज्यादातर पोर्शन उसका लेफ्ट में होता है, तो इसलिए हम ऐसे बोल देते हैं कि हमारा दिल बाई तरफ है। होता थोड़ा सा दाई तरफ भी है, लेकिन थोड़ा सा होता है ना, तो इसलिए बोल देते हैं बाई तरफ। बट इस तरह के पेशेंट में जिसको मैंने नाम दिया कार्ताजीनर सिंड्रोम या इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम, तो इस तरह के पेशेंट में ट्रायड मिला, साइनोसाइटिस मिली, ब्रोंकिएक्टेसिस मिली, और लेफ्ट के स्ट्रक्चर ऑर्गेन उसके राइट में मिले, यानी साइटस इनवर्सस। तो इस सिंड्रोम का पेशेंट जो होगा उसमें मतलब बनी बनाई ब्रोंकिएक्टेसिस मिलेगी आपको, जिसे हम जेनेटिक डिजीज बोलेंगे। तो आप समझ गए ना। अगर हम ऐसे क्लासिफाई करें तो जेनेटिक ब्रोंकियोटेसिस कह सकते हैं, और चाइल्डहुड ब्रोंकिएक्टेसिस कह सकते हैं, पोस्ट इन्फेक्शियस। तो ऐसे अगर अपना कैटेगरी करने लग जाए तो बहुत सारे बन जाए। मगर जो ये नोट्स स्क्रीन पे हैं आपके, यही नोट्स आपके लिए सफिशियंट है, यही आपका क्लासिफिकेशन सफिशियंट है। एक मैं मॉर्फोलॉजी के बेस पे भी बता दूंगा चार टाइप का,
इतना काफी है एग्जाम में लिखने के लिए और नॉलेज के लिए, इससे ज्यादा की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर तो वो रिसर्च आ जाएगी ना, रिसर्च करने बैठोगे तो एक ही टॉपिक पे करते रह जाओगे। नेक्स्ट, जो कॉज था नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर का, कॉज कह दो, रीजन कह दो। वो है इम्यूनोडेफिशिएंसी। ऐसे पेशेंट जिनमें हाइपो मतलब कम हो गया, गम्मा अल्फा बीटा गामा वाला गम्मा टाइप होते हैं प्रोटीन के, और ग्लोब्यूलिन, फिर यहाँ पर तोड़ दो। तो आप क्या किया करो जब स्टडी करो, ऑलवेज जो टर्म होता है उसके टुकड़े करके मीनिंग निकाला करो, ऑलवेज आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो जैसे हमने यहाँ टुकड़े किए, तो हाइपो का मतलब हो गया लो, कम, गम्मा टाइप हो गया प्रोटीन का, ग्लोब्यूलिन का नाम सुना ही होगा आपने, फिजियोलॉजी पढ़ी होगी अगर के। ब्लड में तीन, वैसे तो बहुत सारी प्रोटीन होती है लेकिन तीन मेजर प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन। तो ग्लोब्यूलिन का नाम तो भूलना ही नहीं है कभी आपको। और ईमिया हर उस चीज के आगे लगा होगा सफिक्स के रूप में जिसमें ब्लड के अंदर कोई चीज पाई जाए, जैसे यूरीमिया, तो यूरिया का ब्लड में पाया जाना यूरीमिया। एनीमिया, ब्लड का कम हो जाना, आरबीसी कम हो जाना, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, एनीमिया। हाइपो गामा ग्लोबुलिनीमिया, तो ग्लोब्यूलिन का ब्लड में कम हो जाना। तो जब भी कोई चीज ब्लड से जुड़ी होगी तो वहां ईमिया लगा होगा, ठीक है, सफिक्स के रूप में ईमिया। बात समझ में आ गई। तो ऐसे पेशेंट जिनमें ग्लोब्यूलिन नाम की प्रोटीन कम है, इम्यूनोग्लोबिन ग्लोब्यूलिन कम है, तो इम्यूनिटी लो हो जाएगी, इम्यूनिटी लो होगी तो इन्फेक्शन होंगे, फिर वहां परमानेंट डायलिटेशन होगा और वहीं ब्रोंकिएक्टेसिस बन जाएगी। और दूसरा तो बड़ा जाना पहचाना पेशेंट होता है भाई, एचआईवी इन्फेक्शन वाला। तो एचआईवी वाले की तो कोई इम्यूनिटी बचती ही नहीं है, तो यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है इसकी इन्फेक्शन के लिए। और इसी की वजह से लोकेलाइज टाइप का या डिफ्यूज टाइप का कोई सा भी ब्रोंकिएक्टेसिस एचआईवी के पेशेंट में देखने को मिल सकता है। अब नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का लास्ट रीजन बचा ऑटो इम्यून, जिसमें सेल्फ स्ट्रक्चर्स पर अटैक करता है खुद का इम्यून सिस्टम। ऑटो मतलब सेल्फ, इम्यून मतलब इम्यून। तो स्किन पे अटैक कर सकता है, तो सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस नाम की बीमारी हो सकती है। अगर यही अपना सिस्टम सेल्फ ज्वाइंट पे अटैक करे तो रिमेटोइड आर्थराइटिस हो सकती है। तो इस तरह के पेशेंट में भी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव वाली ब्रोंकिएक्टेसिस देखने को मिल सकती है। अब आती है बारी ऑब्स्ट्रक्टिव वाली, तो देखते हैं कौन कौन सी हो सकती है। अब आपको अच्छा दिखाई देगा। तो ऑब्स्ट्रक्टिव वाली में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकिएक्टेसिस, इसकी खासियत होती है, चूंकि नाम में ही काम छुपा होता है, ये मेरा फंडा है आप लोगों के लिए। ऑब्स्ट्रक्शन जिस जगह पे हुआ है वहीं तो डायलिटेशन होगा ना, पूरे के पूरे लंग में थोड़ी होगा। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन वाली ब्रोंकिएक्टेसिस। तो ये लोकलाइज्ड होती है, डिफ्यूज नहीं होती है, ठीक है, रेयरली डिफ्यूज, रेयरली। अब इसमें होता क्या क्या, इस पॉइंट पे आओ। एयरवे या ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हैं हम इसको, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कह लो या ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन कह लो, क्लियर। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन पार्शियल भी हो सकता है, टोटल भी हो सकता है ब्रोंकियल ल्यूमेन का। अब इसकी तीन वजह हो सकती है, कलर चेंज कर ले रहा हूं मैं। कौन सी, या तो वहां ट्यूमर बन गया कोई, तो रास्ता बंद हो गया, डायलिटेशन हो गया, या कोई फॉरेन बॉडी आके फंस गई वहां पर और जो सीक्रेशन बन रहे थे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो डायलेट होना पड़ा ब्रोंकाई को। या फिर वहां पर इतना म्यूकस ज्यादा निकलने लगा एक्सेस में कि म्यूकस के लोथड़े बन गए, वहां प्लग बन गए, तो इसलिए डायलिटेशन हो गया। तो तीन वजह होगी ना, एक तो ट्यूमर, दूसरा फॉरेन बॉडी का एस्पायरेशन, गलती से फॉरेन बॉडी चली गई, और तीसरा म्यूकस का प्लग। इन तीन में से किसी भी वजह से एयरवे का ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से ब्रोंकिएक्टेसिस हो सकता है। ये जो एयरवे या ब्रोंकियल वाला ऑब्स्ट्रक्शन है, ये आप देखोगे ऐसे पेशेंट में भी जो एटॉपिक अस्थमा के पेशेंट है,
या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट है उनमें भी देखने को मिलता है। इसीलिए ब्रोंकिएक्सिस का एक रीजन एटोपिक अस्थमा आप लिख सकते हो, दूसरा लिख सकते हो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो आपका जो लिस्ट है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, वाओ बच्चे ने तो बहुत सारा लिखा है। अब एक कंजेनाइटल कंडीशन, पैदाइशी बीमारी वाली, और जेनेटिक कंडीशन दोनों कहेंगे हम इसको, सिस्टिक फाइब्रोसिस। बच्चा माँ के पेट से लेके पैदा होता है, ये मेजर रेस्पिरेटरी डिजीज है, ठीक है, और जेनेटिक डिजीज है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि पेशेंट के अंदर साइनोसाइटिस मिलेगी, ब्रोंकियटेसिस मिलेगी। सिस्टिक में बस एक फंडा, एक ट्रिक याद कर लो, जब भी सिस्टिक फाइब्रोसिस का नाम आए तो गाढ़ापन, यानी जितने बॉडी सिक्रेशंस होंगे इस पेशेंट के, सब गाढ़े गाढ़े होंगे, शहद की तरह बिल्कुल चिपचिपे गाढ़े, जैसे पेंक्रियाज का जूस बिल्कुल गाढ़ा सा निकलेगा। जो लंग्स के सीक्रेशन है वो भी गाढ़े गाढ़े होंगे, म्यूकस गाढ़ा वाला होगा, मतलब ओवरऑल गाढ़े सिक्रेशन होते हैं। ये पेशेंट बहुत ज्यादा जीता नहीं है, बहुत सारी चीजें बीमारियां फैल जाती हैं इसके शरीर में, मर जाता है जल्दी, ठीक है। तो कंजेनाइटल या जेनेटिक डिजीज कह सकते हैं। अब दो तरह का होता है ऑब्स्ट्रक्टिव वाला ब्रोंकियोस्टेसिस, दो तरह का, या तो एक्वायर्ड कंडीशन हो सकती है या फिर कंजेनाइटल कंडीशन हो सकती है, जेनेटिक डिजीज। तो देख लेते हैं एक्वायर्ड कंडीशन कौन कौन सी है। पोस्ट इन्फेक्शियस कंडीशन एक्वायर्ड वाली कैटेगरी, वहां भी पोस्ट इन्फेक्शियस था मगर वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव था, ये ऑब्स्ट्रक्टिव वाला है, ध्यान रखना। तो पोस्ट इन्फेक्शियस कंडीशन में नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकियोस्टेसिस आगे चल के निमोनिया की कंडीशन पैदा कर सकता है। निमोनिया बैक्टीरिया से भी होती है, वायरस से भी होती है, फंगाई से भी होती है, किसी से भी होती है। ये लोकलाइज्ड भी हो सकता है पोस्ट इन्फेक्शियस, और जनरलाइज्ड भी हो सकता है। दोनों बातें समझ में आ गई। ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, तो एक्वायर्ड वाली एक कंडीशन हो गई पोस्ट इन्फेक्शियस, दूसरी हो गई ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकिएक्टेसिस, इसमें मैंने पहले ही बताया ट्यूमर या कोई फॉरेन बॉडी या म्यूकस का प्लग है वो रीजन बन सकता है, ठीक है। तो एक्वायर्ड में डिवाइड करोगे और जेनेटिक में तो इस तरह से डिवाइड कर सकते हो, पोस्ट इन्फेक्शियस लिख दो, ब्रोंकियल वाला लिख दो। और ऑब्स्ट्रक्शन के बेस पे डिवाइड करोगे तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव, और अगर मार्फोलॉजी के बेस पे डिवाइड करोगे तो फ्यूजिफॉर्म, सेक्युलर, ठीक है, वेरिकोज, इस तरह से अलग अलग होते हैं, भी मैं आपको दिखाऊंगा। सिंपल सी एक बात याद रखना कि ये परमानेंट डायलिटेशन होता है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। बहुत बहुत मतलब कई बार तो 4 गुना तक डायलिटेशन हो जाता है, जैसे नॉर्मल डायमीटर जो है उससे 4 गुना इतना चौड़ा हो जाता है रास्ता। अच्छा, जो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन वाला होता है ये पहले भी मैंने अभी बताया प्रीवियसली कि लोकलाइज्ड होता है, क्योंकि एक ही जगह तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऐसा तो है नहीं फॉरेन बॉडी टहलती घूम रही है सब जगह, चलो आज यहाँ वाले पाइपलाइन में रुक जाते हैं कल को वहां आराम करेंगे, ऐसा तो होता नहीं। जहां पर फंसी होगी फॉरेन बॉडी वहीं का वहीं सीक्रेशन इकट्ठा होगा, वहीं डायलिटेशन होगा, वहीं ब्रोंकिएक्टेसिस होगी, तो लोकलाइज्ड टाइप की होगी, है ना।